हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। और आज हमारा पॉलिटी का है डे 2, लेक्चर नंबर 2। और इससे पहले हम लोग ज्योग्राफी के 9 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसको मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप घटना चक्र ज्योग्राफी नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसमें देख सकते हैं। और ये वीडियो आप पॉलिटी पॉलिटी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो देखिए, हम लोग 100+ क्वेश्चन के टारगेट पे काम कर रहे हैं। और 100+ टारगेट में हम टोटल 5 घटना चक्र को करेंगे, जिसमें से अभी हमारे सामने 2 चल रहा है। इस 2 के बाद फिर हम भारतीय इतिहास, फिर हम लोग उसके बाद हम लोग करेंगे विज्ञान, विज्ञान के बाद फिर हम लोग करेंगे पर्यावरण। और टारगेट ये है कि पॉलिटी को इस महीने के अंदर खत्म कर दिया जाए। ठीक है, तो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा समय को समाप्त नहीं करते। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नया वीडियो अपलोड होते हैं उनको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, समय खराब नहीं करते और आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। तो देखिए, हमारा आज का टॉपिक है संविधान सभा की प्रमुख समितियां। अगर आप यूपी पीसीएस के पेपर को या बीपीएससी के पेपर को बहुत ध्यान से देखेंगे तो संविधान सभा की प्रमुख समितियों से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अब देखिए, समितियों से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो समितियों से क्वेश्चन जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के ही पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तो ये पूछा जाएगा कि आपसे मैचिंग वाले प्रश्न आप पूछे जाएंगे, और दूसरा आपसे सुमेलित वाले पूछे जाते हैं। कभी कभी जो है इसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो लेकिन ज़्यादातर चांसेस होते हैं मैचिंग वाले प्रश्नों के आने की और सुमेलित करने के लिए। तो हम इसको पहले, चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको एक बार देख लेते हैं ताकि हमको प्रश्न हल करने में आसानी होगी। देखिए, संविधान सभा जब गठित की गई थी तो गठित करने के लिए, उसको कार्य करने के लिए उसमें कुछ समितियां बनाई गई थी। देखिए, संविधान सभा के समितियों का जो कार्य था कि संविधान को कैसे बनाया जाए, संविधान में कौन कौन से विषय रखे जाएं, और उस पर जो है बाकायदे चर्चा होती थी। उस चर्चा के लिए ये समितियां बनाई गई थी। ठीक है, तो देखिए, समितियों में से जो प्रमुख समितियां थी उसको एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखिए, एक समिति थी संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, देखिए, जहां जहां संघ आएगा, जहां जहां संघ आएगा, आप ये मान के चलिए उस समितियों की के अध्यक्ष हमेशा नेहरू। देखिए, यहाँ भी था संघीय शक्तियों संबंधी समिति, पंडित नेहरू। और पंडित नेहरू के पास एक समिति और थी, राज्यों संबंधी समिति। यानी टोटल 3 समितियों के पंडित नेहरू अध्यक्ष थे। पहला कौन सा है? राज्यों संबंधी समिति, दूसरा संघीय शक्ति संबंधी समिति, और एक हमारा संघीय संविधान समिति। अब देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो था प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति इनके पास थी। और इसके अलावा इनके पास समिति थी राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के भी ये अध्यक्ष थे। ठीक, वित्त एवं स्टाफ समिति के भी अध्यक्ष थे। यानी इनके पास भी कुल 3 समितियां थी। 3 समितियां नेहरू के पास थी और 3 समितियां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास भी थी। ठीक है, अब आते हैं हम, अच्छा हाँ नहीं सॉरी, इनके पास 4 समितियां थी। एक इनके पास समिति थी ये संचालन समिति, यानी इनके पास कुल 4 समितियां थी। नेहरू के पास कुल 3 समितियां थी। अब देखिए, प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपको पता ही होगा। अब देखिए, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पटेल के पास इसके अलावा जो था प्रांतीय संविधान समिति भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास ही था। इसके अलावा इनके पास और कोई समिति नहीं थी। देखिए, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति थे एससी मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम में अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति गोपीनाथ बारदोलई। गोपीनाथ बारदोलई असम के एक महत्वपूर्ण नेता हुए थे। इनके बारे में अगर हो सके थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में प्रश्न पूछे जाने समय लगे हैं। फिर देखिए, उसके बाद हमारी समिति जो थी अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र असम के अतिरिक्त संबंधी उप समिति। देखिए, जो असम वाली थी वो बारदोलई के पास थी, और असम के जो अतिरिक्त थी वो ए बी ठक्कर के पास थी। संघीय शक्तियों संबंधी समिति लोग पढ़ चुके हैं, प्रांतीय पढ़ चुके हैं। कार्य संचालन समिति,
ऑर्डर ऑफ बिजनेस ये के एम मुंशी के पास थी। देखिए सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया, संविधान सभा के कार्यक्रम संबंधी समिति जीवी माव लंकर। और आपको याद होगा जीवी माव लंकर से कौन थे, तो ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी थे। ठीक है, और अब आते हैं हम प्रत्यय पत्र संबंधी समिति, आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर थे। ठीक है, देखिए प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिनमें कौन कौन था, एन गोपाला स्वामी अयंगर, आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र एवं डी पी खेतान इसमें शामिल थे। ठीक है, देखिए बाद में क्या हुआ कि इसमें बी एल मित्रा के स्थान पर एन माधव राव तथा डी पी खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर टी टी कृष्णचारी को इस समिति में शामिल किया गया। ठीक, हाँ ये एक महत्वपूर्ण समिति थी। देखिए तदर्थ झंडा समिति, इस समिति का गठन जो था वो 23 जून 1947 को किया गया था। ये दोनों ये डेट याद रखिएगा। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गठित तो की गई थी 23 जून 1947 को। और इसमें जो सदस्य थे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो प्रांतीय तदर्थ झंडा समिति के सदस्य थे। तो चलिए अपने प्रश्नों को हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी करके। तो देखिए निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो देखिए बी आर अम्बेडकर, जे पी कृपलानी, नेहरू, आह्लाद कृष्ण। तो मैंने कहा जहां जहां संघ आएगा 99% वहां पर अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है, तो देखिए ये समितियां थी जिसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आसान सा क्वेश्चन है, हम इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, क्वेश्चन रिपीटेड है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, क्वेश्चन रिपीटेड है हमारे ये भी। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए मूल अधिकार समिति, कार्य संचालन समिति, संघ समिति, प्रारूप समिति। तो आप सबसे आसान जाने कि प्रारूप समिति किसके पास थी, तो डॉक्टर अम्बेडकर के पास थी। और संघ समिति किसके पास थी, तो जवाहरलाल नेहरू के पास थी। अगर इन दो ऑप्शन से देखा जाए तो यानी सी का 1 और डी का 2। तो देखिए सी का 2, देखिए एक यहाँ मिल रहा है और एक यहाँ मिल रहा है, और डी का 1 यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यानी हमको और ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे। अब देखिए कार्य संचालन समिति, ठीक, मूल अधिकार, देखिए मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो मूल अधिकार समिति के जो हमारे अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल थे, यानी ए का 4। तो देखिए अगर ए का 4 ले तो हमारा ऑप्शन ये वाला ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक, देखिए मूल अधिकार सरदार पटेल, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर। देखिए ये एक मतलब इंग्लिश और हिंदी को लेकर विवाद है तो लिखा है, इसके बारे में मत पढ़िए, आगे आते हैं। देखिए संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, इनके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। देखिए सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच सी मुखर्जी थे। ये वाला फैक्ट आप याद रखिएगा, ये पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, अभी पूछा नहीं गया है। आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो ये आसान सा क्वेश्चन है, कुल कितने सदस्य थे। अच्छा अंबेडकर की अध्यक्षता में, अंबेडकर को अगर लेके पूछा जाए तो कुल 7 थे, अंबेडकर छोड़ के कुल थे 6, अंबेडकर प्लस 6 सदस्य थे। ठीक है, और 6 सदस्यों के नाम हम लोग पहले कर चुके हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। एन गोपाला स्वामी अयंगर, आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र और डी पी खेतान। याद रखिएगा कि बी एल मित्र के स्थान पर जो है
एन माधव राव को रखा गया था और डीपी खेतान की मृत्यु के बाद इनकी जगह पे टीटी कृष्णमाचारी को रखा गया था। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? देखिए प्रश्न क्या है, संविधान प्रारूप समिति के सदस्य। तो देखिए इसमें से कौन कौन नहीं था। देखिए हम जानते हैं कि नेहरू नहीं थे, सरदार पटेल नहीं थे, यानी हमारा ऑप्शन 1 ऑप्शन 3 सही होता है, तो हमारा यानी सी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या हम लोग पहले करेंगे। संविधान पांडुलिखन समिति का निम्न में कौन सदस्य नहीं था? देखिए प्रारूप समिति का मतलब होता है पांडुलेखन समिति, ठीक है। इसमें कौन नहीं था? के.एम. मुंशी नहीं थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो ये डेट बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा, 29 अगस्त 1947 को। संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हम लोग कई बार ऐसे कर चुके हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यानी कराची के अधिवेशन में जो झंडा समिति बनी थी उसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे और उसके 6 सदस्य थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी.बी. केलकर, हरिदकर एवं पट्टाभी सीतारामैया, और एक थी सदर झंडा समिति एडहॉक फ्लैग कमेटी। इसका गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसमें कौन कौन मेंबर थे? अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी, डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। तो हमारा ये टॉपिक खत्म होता है और अगला हमारा टॉपिक है संविधान का स्रोत, यानी भारतीय संविधान को बनाने समय किन किन देशों से कौन कौन से सोर्स लिए गए थे। यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को हर साल मिलता है। देखिए आपको 100 प्रश्नों की जो टारगेट है कि आपको 100 प्लस सही करना है, तो 100 प्लस सही करने में आपको उस माला में एक एक मोती पिरोना होगा। उस मोती को पिरोएंगे तब आप पीटी को पार करेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी तैयारी में जो 5 कोर सब्जेक्ट है, 5 कोर यानी मैं 5 कोर घटना चक्र की बात करता हूं प्लस करंट अफेयर। अगर इस 5 कोर को और अपने करंट अफेयर को, तो 5 कोर में कौन कौन से हैं? 5 कोर में देखिए ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस, पॉलिटी, और एक आप इसमें हिस्ट्री रख सकते हैं प्लस करंट। अगर आप हिस्ट्री को वेटेज कम भी देते हैं तो ये केवल 4 ही मिलके जान लीजिएगा आपके पेपर में 100 क्वेश्चन अधिक इससे जाते हैं। तो ये 100 का टारगेट हमारा ऐसे कंप्लीट देखिए, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस, ये तीनों मिला के अकेले 60 क्वेश्चन होते हैं, याद रखिएगा। पॉलिटिकल लेवल ऑफ क्वेश्चन 20 हो जाते हैं, तो 60 20 80 है और करंट 30 110 पर पहुंच जाते हैं अपन ही। इसलिए हम लोग सबसे पहले ज्योग्राफी कर रहे हैं, फिर पॉलिटी करेंगे, फिर साइंस करेंगे, फिर इन्वायरमेंट करेंगे, हिस्ट्री हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, संविधान सभा के स्रोत। देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण जो स्रोत है, देखिए भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद कहाँ कहाँ से लिया गया है, ये इसके अंदर एक चार्ट है, उस चार्ट को आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए उसको देख लेते हैं कि क्या क्या। देखिए ब्रिटेन से क्या लिया गया है। देखिए ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन। देखिए यहाँ लिखा है विधि का शासन, और देखिए एक होता है रूल ऑफ लॉ और एक होता है ड्यू प्रोसेस लॉ। तो दोनों में अंतर है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख, ये सब के सब कहाँ से लिए गए? तो ये लिए गए ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है।
अमेरिकी संविधान से लिया गया उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का उपबंध, ये सब कहाँ से लिए गए? तो ये सब लिए गए अमेरिकी संविधान से। तो देखिए, आप इसे कॉपी पे नोट कर लीजिए कि कौन कहाँ से लिया गया है। देखिए, आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किया गया। कनाडा से क्या लिया गया? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये ग्रहण किया गया है। ठीक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जापान से देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मैंने कहा ना, विधि द्वारा, रूल स्टेब्लिश बाय द लॉ, ये या दो देखिए कंफ्यूजन होता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से, और विधि की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के आदर्श को जो है, तो ये हमारा जो है पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श, गणराज्य की अवधारणा ली गई है। जर्मनी के संघ से आपातकालीन शक्तियां और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था ली गई है। तो चलिए, इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो देखिए, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। अभी हम लोगों ने इसको देखा, उद्देशिका का विचार भारत के संविधान में यूएसए के संविधान से लिया गया है। देखिए, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है। और उद्देशिका की भाषा, ये उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। यानी हम भारत के लोग की जो भाषा है ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के साथ, और उसका जो विचार लिया गया, थॉट प्रोसेस लिया गया है, ये लिया गया यूएसए के साथ। यानी यहाँ पे दो फैक्ट मिलते हैं आपको, ठीक है। यानी उद्देशिका की लैंग्वेज आपको मिलती है ऑस्ट्रेलिया से, और उद्देशिका का थॉट आपको मिलता है यूएसए के संविधान से। भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। देखिए, ये टॉपिक डिबेचुअल है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि संसदीय प्रणाली में संसद सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ऊपर होती है। अगर यहाँ पर संविधान सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर यहाँ पर संविधान ना होता और केवल सर्वोच्च न्यायालय होता, संसद और धर्म, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा संसद ऑप्शन सही होता। ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च, यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित देशों के संविधान से ली गई है। तो देखिए, जुडिशियल रिव्यू होता है क्या, ये समझ लीजिए। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने दिए गए निर्णयों का, ठीक, वो दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, यानी न्यायिक पुनरीक्षण। तो न्यायिक पुनरीक्षण का जो कॉन्सेप्ट है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, उन विधानों एवं आदेशों का शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। जैसे अगर कोई संसद कानून बना दे, अब वो कानून वैलिड है कि नहीं वैलिड है, तो कानून की वैलिडिटी का जो चेक एंड बैलेंस है वो न्यायालय द्वारा किया जाता है। इसी को हम जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। जैसे आपको याद होगा तो 99 जो संशोधन आईसी वाला, यानी भारत में सीजेआई की नियुक्ति कैसे हो, ये जो कानून संसद ने बनाया था, लेकिन न्यायपालिका ने इसको रद्द कर दिया था। कहाँ कि यह भारतीय संविधान की मूल संरचना को विघटित करता है। ठीक, न्याय पुनरावलोकन की व्यवस्था क्वेश्चन रिपीटेड है, छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की द्वैतता, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। देखिए,
यूएसए में नागरिकता एकल नहीं है, हमारे यहाँ नागरिकता एकल है। संविधान की 3 सूचियाँ ये यूएसए संविधान में नहीं पाई जाती। न्यायपालिका की द्वैतता, ठीक, तो देखिए ये हमारे उनके यहाँ तो है, लेकिन हमारे यहाँ न्यायपालिका की द्वैतता है, लेकिन एक उसकी लिमिट है, ठीक। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। देखिए संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिकी दोनों परिसंघों में समान लक्षण है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारतीय न्यायपालिका और यूएसए की न्यायपालिका में दोनों पावरफुल कौन है, याद रखिएगा कि यूएसए की जो न्यायपालिका है वो दुनिया की सबसे पावरफुल न्यायपालिका है, ठीक है। ये क्यों है आपको मैं अलग से वीडियो में बता दूंगा अगर आप कहेंगे तो। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो देखिए हमारे यहाँ जो संघ की व्यवस्था है वो कनाडा से लिया गया है। तो देखिए भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है, यानी हमारे यहाँ जो केंद्र है वो ताकतवर है एज कंपेयर टू राज्य, ठीक है। इसलिए संघ को हमारे यहाँ शक्तिशाली बनाया गया है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो क्वेश्चन रिपीटेड है, कनाडा से। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ, देखिए भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है अमेरिकी संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, स्विट्जरलैंड के संविधान से। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन होगा, बहुत लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन जो है वो तुरंत अमेरिका लगा लिया होगा, लेकिन ये गलत है। हमारा सही ऑप्शन है सी। क्यों? देखिए ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका का मतलब है ये कनाडा। कनाडा पहले ब्रिटिश का उपनिवेश था और इसको ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका बोलते थे। तो देखिए भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा, ये आपने पढ़ा ही होगा। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो हम लोगों ने अभी जाना कि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलियाई संविधान की देन है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। तो इसकी व्याख्या मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि व्याख्या आप सबको जान ही चुके हैं। देखिए भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की थी, तो ये हमारा इजी क्वेश्चन रिपीटेड है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। तो देखिए 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट है। पहला स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, यानी राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची जो है भारतीय संविधान में जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अच्छा आप बताइएगा कि समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और समवर्ती सूची पे जो कानून बनाते हैं, तो समवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार राज्यों और केंद्र दोनों को होता है। लेकिन अगर राज्य और केंद्र के कानून आपस में कहीं टकराते हैं तो वहाँ पे केंद्र का कानून ऑटोमेटिक लागू हो जाता है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है, तो क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो देखिए डीपीएसपी की बात कर रहा है और डीपीएसपी जो है वो कहाँ से लिया गया? तो वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है और इसे भाग 4 में रखा गया है, यानी ठीक मूल अधिकार के बाद अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक में जो है डीपीएसपी की बात की गई है। भारतीय संविधान में अन्य 2 देशों के संविधानों में कुछ विशिष्टताओं से लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निर्माण में योगदान है? तो आप क्वेश्चन रिपीटेड है, आयरलैंड है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरणों से प्रभावित हुए हैं। ऑप्शन हमारे हैं आयरिश गणतंत्र, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। देखिए आयरिश गणतंत्र मतलब क्या? आयरलैंड का संविधान, यानी राज्यसभा में जो मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं, यानी जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, ये व्यवस्था जो है हमने आयरिश गणतंत्र यानी आयरलैंड संविधान से लिया है।
कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता आयरलैंड के गणतंत्र से प्रभावित। अच्छा, आप ये बताइएगा कि राष्ट्रपति जो है किन क्षेत्रों, देखिए किन क्षेत्रों में मनोनीत करता है। राष्ट्रपति जो है टोटल आप बताइएगा 4 या 5, 4 क्षेत्रों से या 5 क्षेत्रों से, अगर पॉसिबल तो कमेंट बताइएगा कि किन किन क्षेत्रों के लोगों को राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत कर सकता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए फुटों का उपयोग करते सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए भारत संविधान के लक्षण है किस देश से लिया गया है, ठीक है। तो देखिए सबसे आसान हमारे पास क्या है कि राज्य के नीति तत्व, ये हमारा हम जान रहे हैं आयरलैंड से लिया गया है, ठीक। आपात उपबंध हमने जो है ये हमने जर्मनी से लिया है। मूल अधिकार हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। संसदीय प्रणाली हमने यूके यानी यूनाइटेड ब्रिटेन से लिया हुआ है। तो आसान क्वेश्चन है और ऑप्शन देख सकते हो। देखिए ए का हमारे पास क्या होगा, ए का 2 होगा। तो देखिए ए का 2 ऑप्शनों में है। और उसके बाद शासन की संसदीय प्रणाली, तो ये हमारा कहाँ से है, यूके से। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा हमारे पास। देखिए मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन यूके से, आपात उपबंध जर्मनी का वाइमर संविधान से, और डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए ऐसे जब प्रश्न आए तो इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा है सुमेलित नहीं है, अब कई बार पूछा सुमेलित है, तो वहाँ हम ये कंफ्यूजन करते हैं। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो ये तो हमारा एकदम सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, ये भी हमारा एकदम सही ऑप्शन है। केंद्र की अवशेष शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से, अब आपको मान याद नहीं आ रहा होगा। आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से, तो हम जान रहे हैं जर्मनी से है। तो केंद्र की अवशेष शक्तियाँ ये कहाँ से हैं, ये कनाडा से ली गई हैं। अवशेष शक्तियाँ मतलब हमारे पास उसमें जो 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की बात करते हैं। तो देखिए भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशेष शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन आदि ग्रहण किए गए हैं। जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। 18 देखिए फिर से हमको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए ऐसे प्रश्न आसान होते हैं, हमें करना जरूर चाहिए। देखिए मौलिक अधिकार, तो हम जाने मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये हमारा अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये हमारा आयरिश संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय पद्धति, तो ये हमारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और केंद्र राज्य संबंध, तो ये हमारा कनाडाई संविधान से लिया गया है। तो आप जब इसको मिलाएंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, मौलिक अधिकार, अमेरिकी अधिकार पत्र, राज्य के नीति तत्व, आयरिश संविधान, मंत्रिमंडल सरकार, ब्रिटिश संविधान, केंद्र राज्य संबंध, कनाडा का संविधान। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आसान क्वेश्चन ये भी है। देखिए विधि का शासन, देखिए मैंने कहा था ना आपसे, हाँ देखिए विधि का शासन और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए जब रूल ऑफ लॉ आएगा तो रूल ऑफ लॉ हमेशा याद रखिएगा इंग्लैंड से है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी रूल स्टैब्लिश बाय लॉ, ये जापान होता है, ठीक। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची मतलब कि जो 3 सूचियां हैं ये हमारा कनाडा से है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, तो ये हमारा जो है ये कहाँ से हमारा आएगा, तो ये हमारा आएगा, नहीं सॉरी, ये हमारा कनाडा से आएगा ये वाला। और उभयनिष्ठ सूचियां ऑस्ट्रेलिया से, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया रूल स्टेब्लिश बाय लॉ जापान, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से, क्योंकि हम जाने कनाडा में क्या है, राज्यों का भी संघ वहाँ पर भी है और हमारे यहाँ भी है। और उभयनिष्ठ सूचियाँ, ये समवर्ती सूची की बात ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान के मध्य में सूची 1 को सूची 2 से
सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर दीजिए। यानी देखिए इसमें भी क्या कौन कहाँ से लिया गया है, आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए नीति निर्देशक तत्व हम जान रहे हैं कि ये आयरलैंड से लिया गया है। मूल अधिकार हमारे पास यूएसए से लिया गया है। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। तो ये हमारा किसमें लिया गया है, तो ये हमारा कनाडा से लिया गया है। ठीक, और समवर्ती सूची हमारा ये हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो आप जब मिलाएंगे तो ए का 3 और डी का 2, ए का 3 और डी का 2, यानी ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या चलिए देख लेते हैं। देखिए राज्य की नीति निर्देशकता तो आयरलैंड, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, संघ राज्य संबंधी समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, भारत राज्यों का संघ है तो संघ में अधिक शक्ति नहीं तक कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो देखिए अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी सही है। ठीक है, देखिए मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 में सम्मिलित किया गया था। देखिए इस समय टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं और भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य थी वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर शामिल किए गए थे। और उस समय भारत की प्रधानमंत्री जो थी वो माननीय इंदिरा गांधी जी थी। यानी इंदिरा गांधी के काल में 42वें संविधान संशोधन में ठीक मौलिक कर्तव्य का विचार भारतीय संविधान में 51 में जोड़ा गया। ठीक, और इस समय टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। ये टोटल जो 11 मूल कर्तव्य है इसकी लिस्ट आप याद जरूर कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो देखिए कथन और कारण के क्वेश्चन, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप कथन और कारण के क्वेश्चन करें तो हमेशा पहले कारण पढ़िए और फिर उसके बाद कथन पढ़िए। इससे आप उल्टा चलेंगे तो उत्तर पा जाएंगे। मौलिक अधिकारों का मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान मॉडल लिया गया, तो ये हमारा एकदम सही कथन है। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, तो ये भी हमारा सही है, क्योंकि भारत संविधान में 395 से अधिक, यानी अगर हम इसके मान लें तो 450 से अधिक आर्टिकल हैं। तो देखिए हमसे कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही है तथा आर एक की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो अगर देखिए ऑप्शन ए पर चले, देखिए कथन और कारण तो दोनों सही हैं, लेकिन क्या लगता है कि मौलिक अधिकारों के कारण अधिक लंबा हो गया है, तो कथन के कारण की समीक्षा नहीं करता, इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो देखिए दोनों सही है परंतु आर की सही व्याख्या नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब इस व्याख्या को मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जान ही आप रहे हैं। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है, क्वेश्चन रिपीटेड है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है, रिपीटेड क्वेश्चन है। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो देखिएगा कि लिखित संविधान अमेरिका से लिया गया था और अमेरिका का संविधान, जितने भी लिखित संविधान है उस लिखित संविधान में सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है और सबसे बड़ा भारत का है। अमेरिकी संविधान में मात्र 7 आर्टिकल हैं। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है, यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, इसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल है। इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर भी समाप्त होता है। तो जो अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है और आप इसी प्रकार की वीडियो को और देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से ही चैनल चल रहा होता है और चैनल को चलाने के लिए उसका शेयर होना और उस पर सब्सक्राइबर बढ़ना एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। क्योंकि अगर आप ये नहीं होंगे तो यूट्यूब चैनल को रिकमेंड नहीं करेगा और यूट्यूब फिर आपको नोटिफिकेशन भी नहीं भेजेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आए तो उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। देखिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो शेयर जरूर करिए, शेयर करने पैसे नहीं लगते हैं, तो शेयर जरूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।
तब तक के लिए गुड बाय और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।